नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और वह महत्वपूर्ण विषय जो है वह जुड़ा हुआ है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की विधियों से। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन तो निरंतर लिखा ही जा रहा था, जो कि जब हम बात करेंगे लेखन की तो वह कहीं न कहीं प्रारंभ हो जाता है भक्तमाल से, श्रृंगार रस मंडन से, या उसके बाद में हम बात करते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, जहां पर साहित्यकारों के परिचय की पृष्ठभूमि का प्रारंभ किया जा चुका था। और साहित्य में हम देखते ही क्या है, रचनाएं, रचनाकार, उनसे जुड़ी हुई तत्कालीन परिस्थितियां, गतिविधियां, खंडन या कालखंड, कालक्रम, यही सारी समस्याएं जो थी उनके लेखन के लिए एक विस्तृत विधि हो या एक विधिवत क्रमबद्ध सुव्यवस्थित वैज्ञानिकीकरण करके हम उनको अगर परिचायित करने का प्रयास करते हैं तो उसके लिए कुछ अलग अन्य तथ्य कथ्य प्रभावित रहते हैं। इन सभी की जानकारी हम प्राप्त करेंगे यहाँ पर किस क्रम में इतिहास लेखन लिखा गया, यानी कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हुए हम हिंदी साहित्य के पहले इतिहास, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया गार्सा द तासी के द्वारा, द हिस्toire द लॉ लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, और इसके बाद में किस प्रकार से मील का पत्थर साबित होने वाला 1929 का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा आया। तो प्रारंभ करते हैं विधियों के बारे में। एक एक करके एक एक तथ्य पर हम परिचर्चा करेंगे। जो विधियां हैं वो कितने भागों में बांटी जा सकती हैं? 5 भागों में। और ये 5 भाग कौन कौन से रहते हैं ये आप देख रहे हैं हमारे साथ में सामने स्क्रीन पे। आप स्क्रीन पे देखिए 5 भाग कौन कौन से हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, नारीवादी और विधेयवादी पद्धतियों के नाम हम जान रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसी विधियां हैं जिनमें कुछ दोष रहे, और कुछ ऐसी विधियां हैं जो सभी प्रकार से, सभी आयामों में सबसे व्यवस्थित, क्रमबद्ध, स्पष्ट, वैज्ञानिक और विस्तृत इतिहास को समोए हुए हैं। तो प्रारंभ कर रहे हैं हम इन सभी तथ्यों कथ्यों पे। पहली विधि के रूप में हमारे पास में उपस्थित है, ये सामने लिखा हुआ है सीधा सीधा स्पष्ट, वर्णानुक्रम पद्धति। तो वर्ण और अनुक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे मुख्य शब्द क्या आया? वर्ण आया। और जब वर्ण की बात करेंगे, वर्ण और अनुक्रम की बात करेंगे, तो यहाँ पर वर्ण में वर्णमाला के क्रम के अनुसार जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, वर्णमाला का जो ऑर्डर है, चाहे वह अगर हिंदी की बात करें तो अ आ इ ई उ से प्रारंभ होगा, और दूसरा या क ख ग घ अंगा से, और दूसरा जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर अंग्रेजी या फ्रेंच भाषा में लिखा जाएगा तो ए बी सी डी जैसे 26 वर्ण जो है उनके आधार पर इसको व्यवस्थित किया जाएगा। तो पहली जो विधि है वो वर्णानुक्रम ही है, और यहाँ पर हिंदी साहित्य के कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख इसी क्रम में उपलब्ध कराया गया। हमारे पास में ये पद्धति के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखा हुआ है कि यह सबसे सर्वाधिक दोषपूर्ण है। 1920 का भी कवि अगर जेड ऑर्डर में लिखा है या 26वें वर्ण से उसका प्रारंभ होता है तो वह सबसे नीचे रहेगा, और अगर जो हमारा 1920 का कवि है अगर अल्फाबेटिकल में ए क्रम में रहता है तो वह सबसे ऊपर रहेगा। यानी हम उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे। और इस परंपरा में जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, वही 1839 गार्सा द तासी के द्वारा लिखा हुआ फ्रेंच भाषा में, जिसमें 838 कवियों का वर्णन किया गया। तो वह कहीं न कहीं कालानुक्रम पद्धति में हम उसे, या जो विभाजन है या ऐतिहासिक परिस्थितियां, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि के आधार पर हमको उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते। दूसरे हम बात करते हैं दूसरी विधि की, और दूसरी विधि है कालानुक्रम। यानी अब हम इसको बांटेंगे तो कौन कौन से 2 भागों में बांट सकते हैं? काल और अनुक्रम, ये 2 भाग हम इसके बांट सकते हैं। और काल क्या है? यानी जिस समयावधि में उसको रखा गया। यहां पर बात करी गई है स्पष्टता की, क्रमबद्धता की और व्यवस्थित स्वरूप की। तो काल के आधार पर तो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो थी वो सटीक थी, लेकिन यहां पर हम सबसे पहला इतिहास जो देखेंगे वो आता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी का, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में ऑफ हिंदुस्तान, यानी जो एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी उसी के माध्यम से उसको छापा गया। ये जो साहित्य था वह लगभग 11 भागों में उसको बांटा गया, 11 कालखंडों में उसको बांटा गया। लेकिन कालखंड जो बांटे गए उनकी संख्या अधिक थी और उनका जो विभाजन था उनका आधार सुनिश्चित नहीं था। तो
तो कहीं ना कहीं यह भी उतना स्पष्ट या उतना प्रासंगिक इतिहास लेखन के रूप में नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित क्रम में बांटने की जो बात हो रही थी उसमें एक मील का पत्थर ही साबित हुआ। आगे देखिए, जब भी कोई नई परंपरा प्रारंभ होती है, नया कार्य प्रारंभ होता है, तो वह उत्तरोत्तर विकसित होता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है उसमें सुधार और उसके परिवर्तन होते रहते हैं। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं, तीसरा जो है वह है वैज्ञानिक पद्धति। ये बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है और सबसे लेटेस्ट है। लेटेस्ट के परंपरा में अगर बात करें तो लेटेस्ट है और इसमें मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत का भी प्रयोग किया जाता है। मार्क्सवादी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है वह इसके लिए सबसे ज्यादा फलीभूत हुआ। तो चाहे मार्क्सवादी आ जाए या भौतिकवादी या द्वंद्ववादी जो सिद्धांत है उस तरह से आ जाए, तब भी हम वहां पर विकल्प के रूप में इसका चुनाव कर सकते हैं। यह क्या था? अनिवार्य व गतिशील विकास प्रक्रिया। जैसे वैज्ञानिक का आशय ही है कि वैज्ञानिकीकरण, कहीं ना कहीं ये मॉडर्निटी, आधुनिकता या नए नए परिवर्तन, विज्ञान क्या है? परिवर्तन की ही एक श्रृंखला का पर्याय या अभिरूप है। तो उसी क्रम में अगर हम बात करें तो हमारा जो 1965 का हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, जो कि गणपत चंद्र गुप्त जी के द्वारा, जहां पर हमने आपको उनके ग्रंथ के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में सभी कुछ बता चुके हैं, तो उसके लिए ये सिद्ध हो जाएगा कि यह कौन सी पद्धति का है? वैज्ञानिक पद्धति का। और इसका नाम भी उसी अनुरूप है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। चलिए बात करते हैं अगले परंपरा के बारे में, विधेयवादी पद्धति। तो मित्रों, विधेयवादी ये पद्धति के जो प्रारंभकर्ता हैं या जनक हैं उनको हम जानते हैं तेन नाम से। तो जन्मदाता कौन हो जाएगा? तेन माने जाएंगे या मानतेन माने जाएंगे। दो नाम उनको कहे जाते हैं, एक तेन और दूसरा मानतेन। तो दोनों ही उन्हीं के नाम हैं और उन्हीं के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। व्यक्तिवाद को केंद्र में रखा जाता है, सबसे बड़ी चीज है, और इसमें सबसे उपयुक्त विधि के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन मित्रों, हम जिस हिंदी साहित्य के इतिहास की बात कर रहे हैं, इस परंपरा में लिखा गया वो है 1929 कालजयी। और अभी तक के जितनी भी परंपराएं प्रारंभ हो रही थी, लगभग 10 से 11 ग्रंथ लिखे जा चुके थे, उन सब में सबसे सर्वश्रेष्ठ भाषाई आधार पर, काल विभाजन के आधार पर, प्रामाणिकता के आधार पर कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व रहे, वो अलग बात है। लेकिन आज भी हम किसी भी हिंदी साहित्य के लेखन की बात कर लें, शुक्ल जी की परंपरा से हटकर हम नहीं लिख पाते। यानी हमें स्वीकार ही करना पड़ता है कि काल 4 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इससे हम मुंह नहीं फेर सकते। बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है। अगले हम बात करते हैं, यह हम लेटेस्ट तो हमने कहा था, सबसे आधुनिक तो कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं यह वैज्ञानिक पद्धति से भी आधुनिक है और सबसे नया है, नारीवादी पद्धति। 1968 की बात करें, हमने देखा कि इसे एक नया वर्चस्व, नया आयाम, नई आगाज उपलब्ध कराया गया। क्योंकि अभी तक इतिहास जो लिखा जा रहा था उसे क्या कहा जा रहा था? हिज हिस्ट्री। अंग्रेजी में हिज का जो सर्वनाम है, प्रोनाउन है, उसका प्रयोग उसके लिए किया जाता है, यानी पुरुष वर्ग के लिए। अब क्या कहा जाने लगा? हर। हर यानी वह भी प्रोनाउन है और वह के रूप में, यानी इस उस व्यक्ति के लिए जो स्त्री है, यानी अब स्त्री को भी केंद्र में रख करके हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा जाने लगा। तो 50 के बाद ही कवयित्रियां अपना लेखन प्रारंभ करती हैं, एक नई परंपरा का प्रारंभ करती हैं। कोई स्वतंत्रता हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे 47 में, और हर तरह से हमारी स्वतंत्रता का यह अभिरूप माना जाता है। और इस पद्धति में, नारीवादी पद्धति में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वह कौन सा है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, और लिखा गया सुमन राजे जी के द्वारा। कहा गया कि अभी तक का इतिहास जो है वह क्या रहा? पुरुषों का इतिहास रहा, यानी अब नारियों का इतिहास लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी पद्धतियों के बारे में बात कर चुके हैं। 5 सबसे महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां जिनमें हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग अभिरूपों में लिखा गया। तो जिसने प्रारंभ किया हमने उसका नाम बता दिया, और किसी प्रकार के साहित्य जो है उसी परंपरा में ढले या उनको लिखा गया। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल गुरु चेला एकेडमी आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के सभी अभिरूपों का मार्गदर्शन करता रहेगा, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं तक आपका ध्यान ले जाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्रों।